जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। फाइनली वीडियो री एग्जाम की आंसर की आ गई है और उसके बाद कट ऑफ में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। हालांकि आंसर की में काफी आंसर कुछ गलत भी हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने गलत भी दे रखे हैं, कुछ आंसर पे बच्चों को डाउट भी है। सब पर हम डिस्कस करेंगे। क्या रहेगी कट ऑफ, इस पर भी डिस्कस करेंगे। उस कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेरे 90% व्यूअर ने चैनल व्यू तो किया है पर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल इसमें पद 1953 थे। ठीक है, 1953 पोस्ट पर की लड़ाई है। ठीक है, ज्यादा पोस्ट है नहीं, कम पोस्ट है। और उसके बाद जो आंसर की रिलीज की गई, अमूना ने यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आंसर की रिलीज की गई है, तो उसमें गलती ना हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पूरा एग्जाम का इतिहास उठा सकते हैं। अब यहाँ पे कि कौन से क्वेश्चन पे डाउट है, जहां नंबर बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन है महिला योजना को लेके। ठीक है, महिला योजना को लेके एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ लोग का कहना है कि ये इसमें बढ़ेगा और कुछ लोग का कहना है कि महिला योजना में घटेगा। ठीक है, तो पहला है महिला योजना वाला क्वेश्चन। तो ये महिला योजना वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, क्वेश्चन में ये लिखा है कि वो गवर्नमेंट के अधीन है। तो अगर गवर्नमेंट के अधीन है तो वो सक्सेस होगी। ठीक है, योजना सरकार के अधीन होगी तो वो अमोना ने सक्सेस होगी। ठीक है, तो फायदा ही होगा। वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है योजना के अधीन है, तो अमोना ने कि उसका आंसर होगा जो बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन जो डाउटफुल है इस पे नंबर आपको मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन में एकदम क्लियर कट लिखा है। अब एक क्वेश्चन आपका है जिसमें वो जीरो फाइट वाला है। ठीक है, जीरो फाइट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको देखने को मिला होगा कि जो जीरो फाइट का क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश और हिंदी में, वो पूछा कुछ और है, पूछना कुछ और चाह रहा था, मतलब उसका कुछ और निकलता है। मतलब ये अभी तक आयोग की स्थिति ये है यूपी ट्रिपल एससी की कि क्वेश्चन तक ठीक से नहीं लिख पाते हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो उसका भी आंसर आप बिल्कुल सही है। उसका भी आंसर आपका जीरो फाइट के अलावा दूसरा भी हाइड्रोफाइट भी होगा। दोनों क्वेश्चन, दोनों आंसर हो सकते हैं। देखिए, जीरो फाइट तब होता है जब वहां पे कमी होती है, लेकिन यहाँ कमी की तो बात की ही नहीं की गई है। ठीक है, तो जीरो फाइट तो आपका जहां होगा जब आपकी कमी होगी। ठीक, जहां पे पानी नहीं और ना के बराबर होने का ऑप्शन होता है। जब पानी का ऑप्शन है तो फिर आपका हाइड्रोफाइट भी होगा। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। दोनों डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इस पे भी आपके मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो हर हाल में मिल सकता है। हालांकि क्वेश्चन ही गलत है तो मेरे ख्याल से सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए तो डिपेंड करेगा यूपी ट्रिपल एससी में, लेकिन जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनके लिए अच्छी बात है। उसके बाद सीखने वाली जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है। ठीक, सीखना वाला जो क्वेश्चन आपका है तो इसका ऑप्शन 1 ही सही है। ठीक है, वो एक स्तक प्रक्रिया है, ये सही है। उस ऑप्शन 1 उसका आपका सही है, जो भी उस ऑप्शन 1 दिया गया है वो ऑप्शन 1 उस क्वेश्चन का भी सही है। इसके अलावा आपका एक है कि टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, टेम्परेचर और प्रेशर वाला क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक वाला क्वेश्चन। तो सेडिमेंट्री रॉक वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका डाउटफुल क्वेश्चन है। उसमें भी आपका लैंग्वेज की गलती वहां पे भी साफ साफ क्लियर देखिए। पूछना चाहता कुछ और था, पूछा कुछ और है। ठीक है, तो उसमें भी आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन भी डाउटफुल है और उसमें भी आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। वो क्वेश्चन भी गलत है। लैंग्वेज की वजह से उस क्वेश्चन की मीनिंग ही बदल जाती है, तो जो क्वेश्चन वो पूछना चाहते थे वो भी गलत है। अब इसके बाद लैंग्वेज का एक और क्वेश्चन जो गलत है वो है चौरी चौरा कांड वाला। अब चौरी चौरा कांड जब हो गया था तो गांधी जी ने आह्वान नहीं किया था कि मतलब आओ, उन्होंने बंद करा दिया था। ठीक, वहां पे उन्होंने बंद करा दिया था। तो लैंग्वेज की कितनी बड़ी गलती है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर इंग्लिश में ठीक है और आयोग ने लिखा है कि जो इंग्लिश में होगा वही माना जाएगा। देखिए, वन दरोगा के एग्जामिनेशन में भी सेम चीज हुई थी, लेकिन कई लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती, उनका क्या, तो उनका वो माना जाएगा जो हिंदी से पढ़े। भाई कुछ लोग को हिंदी समझ में आती, कुछ लोग को इंग्लिश समझ में आती। आज भी उत्तर प्रदेश में ये कोई डाउट नहीं कि ऐसा बिल्कुल होता है। तो अब वन दरोगा में जब से चैलेंजिंग हुई थी तो उसमें कोर्ट ने माना था कि नहीं, हिंदी में अगर गलत है तब भी माना जाएगा और आपके मार्क्स बढ़े भी थे। यूपी ट्रिपल एससी को सही भी करना पड़ा था। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इन क्वेश्चनों पे जाके आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लिख दिया कि इंग्लिश प्रेफरेंस होगा, तो ये नहीं माने हैं। कोर्ट ने पहले भी इस पर सुनवाई की है और बच्चों की जीत ही हुई है।
तो इस बार भी ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो 26 के पहले शिफ्ट में ही गलत है। ठीक है, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक बिल्डिज करके जो क्वेश्चन था, ब्रिटिश करके, उसमें भी आपका जो चेस और फुटबॉल दोनों में होता है, तो ये उसका आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपका गलत है, तो इस पे भी 100% आपको मिलेगा। पत्र नगर पालिका वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन उसमें 50-50 मैं कहूंगा है चांसेस, पत्र नगर पालिका वाले में। ठीक है, उसमें 50-50% के चांसेस है, 100% मैं नहीं कह सकता कि उसमें नंबर बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैं कहूंगा डाउटफुल है और नहीं है, मतलब 50-50 मान लीजिए। ठीक है, और एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था रीजनिंग में, तो उसमें एक खतरा वाला जो भी था, तो उसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है जो था वो ये था कि भाई उसी की ओर दौड़ जाओ। वो अलग बात है, आप चिल्ला के दौड़िए चाहे कुछ ही करिए, ट्रेन के इंजन की आवाज जितनी तेज होती सुनाई नहीं देगा, लेकिन उस ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन वही था। क्योंकि अगर आप जब तक स्टेशन मास्टर के पास जाएंगे या जो भी बाकी ऑप्शन थे उसमें एक्सीडेंट के चांसेस 100% है। तो देखिए रीजनिंग में हम सेलेक्ट वो करते हैं जो दिया, उसमें हम अपना एक स्पेशल तर्क नहीं जोड़ते हैं। जितना स्टेटमेंट दिया है हमें उस पर रहना होता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर रखना होता है, अपना उसमें नहीं है कि ये हो सकता। इसके अलावा मैथिली वाला एक क्वेश्चन है जिसपे डाउट है, उसका आंसर भारतेंदु वाला होगा ऑप्शन। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन में भी आपके चांसेस है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे, बशर्ते आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा ब्लैक विडो का भी एक क्वेश्चन है जिसमें दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, 2 ऑप्शन आपके सही है ब्लैक विडो वाले क्वेश्चन में, तो वो भी क्वेश्चन आपका 100% है, चेंज होने के चांसेस हैं या उस पर आपको मिल जाएगा। और एक आकृति वाला भी क्वेश्चन आया था, उसमें 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, 2 ऑप्शन उसमें भी करेक्ट लग रहे हैं, तो आकृति वाला क्वेश्चन भी आपका एकदम डाउटफुल है, आप उस पर भी जाके क्लेम कर सकते हैं। और आपको क्लेम करना चाहिए, चाहे एक बंदा करे चाहे ज्यादा बंदा करे, एक करेगा तब भी सुनवाई होगी, ज्यादा करेंगे तब भी सुनवाई होगी। ज्यादा करने पे रहता है कि थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है, तो मैं ये कहूंगा कि जिसका आपका 100% में से लगभग मान के चलिए। एक क्वेश्चन और मुझे लगता तक है, स्पाइडर वाला भी एक क्वेश्चन है जो कह रहे हैं डाउटफुल है। ठीक है, इस स्पाइडर वाले में भी 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका डाउटफुल है। अब देखिए इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें यूपी SSSC अपने तर्क रख सकता है, ये उन पर होता है कि यूपी SSSC में जितना क्वेश्चन पूछा है उतने में ऑप्शन निकल सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो इसमें है वो 100% है कि आपको नंबर दिलाएंगे और इसमें स्कोर चेंज हो सकता है इसलिए क्योंकि इस यहाँ पर जो है अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन सही होंगे 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है, थोड़ा भी नंबर अप डाउन से ही आपके नॉर्मलाइजेशन भी होने हैं। आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन आमूनन है कि शिफ्ट में होगा, तो इस वजह से हर नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको प्लीज आप जाके अपना क्लेम कीजिए। ठीक है, जितना हो सके जितने बच्चों को जितना प्रूफ मिले वो जाके करें। देखिए रीजनिंग के प्रूफ ढूंढना कठिन होता है क्योंकि रीजनिंग के प्रूफ आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो एकदम फिक्स है कि जैसे आपका चौरी चौरा वाला हो गया, ये सब फिक्स है भाई, इनको तो आप कर सकते हैं क्योंकि टोटल लैंग्वेज के ज्यादातर क्वेश्चन मुझे लगा कि लैंग्वेज इनके जो भी बना रहा है भैया ठीक से बनाओ यार। हिंदी और इंग्लिश में तुम पेपर नहीं प्रिंट कर पा रहे हो, कहना क्या चाहते हो कुछ कह देते हो, तो मतलब अगर आयोग से इतनी बड़ी गलती हो रही है तो यार भ्रष्ट है, एकदम भ्रष्ट आयोग में एक तरह से मानूंगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की जो है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन की जो बात है ना, अब इस पर बात की जाता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है यार, कई लोग तो कह दिए कि 10-10 क्वेश्चन का अंतर हो जाएगा यार, 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे, 30 मार्क्स बढ़ जाएंगे, 40 बढ़ जाएंगे। इतना क्लेमिंग यार पॉसिबल नहीं है, 20 से 30 मार्क्स बढ़ जाएंगे। यानी आप कहना चाहते हैं कि 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिस शिफ्ट को हार्ड हो जाएगा। अब ये चीजें उन्होंने कहा है ना, पहली बात तो सुनो, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस बहुत कम चांसेस होता है। नॉर्मलाइजेशन इज नॉट ओनली कि आपका शिफ्ट टफ आया था, कई लोगों को पता ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन निकाला कैसे जाता है यार। सब अपना कह रहे हैं 15 क्वेश्चन बहुत होता है। जिस शिफ्ट में 15 क्वेश्चन का अंतर आ गया वो शिफ्ट के तो ज्यादातर बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, और जिस शिफ्ट में 15 क्वेश्चन गलत हो गया वो तो बेचारे नती गए। ठीक है, इस हिसाब से तो जो सबसे टफ कहा जा रहा है शिफ्ट 2 है 26 तारीख वाला, या शिफ्ट 4 है 27 तारीख वाला, तो उसमें बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हो जाएंगे और शिफ्ट 1 के बच्चे ज्यादा वो हो जाएंगे। भाई अगर ये कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाएगा, ठीक है, कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन यानी 20 से 30 मार्क्स पढ़ सकते हैं,
तो भैया बहुत अंतर हो जाएगा सिलेक्शन में, शिफ्ट वाइज में भी। अब नॉर्मलाइजेशन कोई हवा वाली चीज नहीं है कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बड़ा प्रोसेस और मैथ लगता है, ठीक है। शिफ्ट हार्ड होने का केवल डिपेंड नहीं करता है नॉर्मलाइजेशन का। सबसे पहली बात कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज कि प्रत्येक शिफ्ट में कितने लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। जब शिफ्ट वाइज में प्रेजेंट किस में ज्यादा थे किस में कम थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है बच्चे, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का क्या लेवल है, ठीक है। किस शिफ्ट में बच्चे स्कोर ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा मार्क्स कर रहे हैं, और किस शिफ्ट में बच्चे स्कोर कम मार्क्स कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आसान शिफ्ट है तो उसमें बच्चे स्कोर ज्यादा करेंगे और टफ शिफ्ट है उसमें बच्चे स्कोर कम करेंगे। सीधी सादी बात यह है बच्चा कि अगर कोई भी 26 तारीख की शिफ्ट में ज्यादा जीनियस बच्चे बैठ गए होंगे, टॉप बच्चे मान लो भी बैठ गए होंगे, तो उस शिफ्ट में वो ज्यादा स्कोर कर जाएंगे। और अगर लो लेवल के बच्चे शिफ्ट 1 में बैठ गए हैं ज्यादा, तो वो शिफ्ट के इजी क्वेश्चन होने के बाद भी जो है स्कोर कम हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि हमारा जो मीन निकलता है ना, मीन जब निकाला जाता है, मीन ही पर सब है खेल, जो नॉर्मलाइजेशन का जो मीन निकाला जाता है तो वो स्टूडेंट्स के नंबर जोड़े जाते हैं और फिर वो उसका मीन अगली शिफ्ट के मीन से कंपेयर किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन निकालने का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस लेवल के स्टूडेंट किस शिफ्ट में कितने बैठे हुए हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है। तीसरा फैक्टर है जो सबको पता है, जिस पर सब हवा मारे हुए हैं, वो है हार्ड शिफ्ट, ठीक है। ये एक फैक्टर और है, ठीक है। तो पहला तो मैंने बता दिया क्या कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है। दूसरा कि लेवल ऑफ स्टूडेंट क्या है, कि किस लेवल के स्टूडेंट किस शिफ्ट में बैठे हुए हैं। तीसरा आपका होता है कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा टफ है। और चौथा आपका कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है। चौथा कैटेगरी होता है किस कैटेगरी में कितनी सीट है, कैटेगरी की सीटें कितनी है, ठीक है। कैटेगरी की सीट कितनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये 4 फैक्टर होते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन करने के। सिर्फ इस फैक्टर पर ना खेला खेलो कि हार्ड शिफ्ट आया था, शॉर्ट शिफ्ट। लेकिन अगर हार्ड शिफ्ट आया था और जितने भी जो बैठे थे ना 45% बच्चे, ठीक है, यानी 5 लाख के आसपास बच्चे, उसमें से सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे इसी शिफ्ट में बैठे हैं ना, तो फिर कल्याण हो जाएगा इसी शिफ्ट का, ठीक है। इसी शिफ्ट का कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे मत चलो कि हार्ड क्वेश्चन आया था तो जरूरी है कि उसका नंबर बढ़ जाएगा और तुम्हारा नंबर घट जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता यार, बहुत टिपिकल मैथमेटिकल का कॉन्सेप्ट है। आधे से अधिक लोग हुआ बना के 20 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 30 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 15 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये डिपेंड करता है 4 चीज पर। पहले कितने शिफ्ट में स्टूडेंट प्रेजेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है लेवल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का लेवल, जो जीनियस है वो कितने ज्यादा किस शिफ्ट में बैठे हैं। जहां ज्यादा बैठे होंगे मार्क्स अमूमन है उनका बेहतर होगा, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए हों। और जब वो बेहतर होगा तो जरूरी नहीं है कि जो हार्ड शिफ्ट वाला है उसमें आपके नंबर बढ़ ही जाए और जो लो शिफ्ट वाला है उसमें आपके नंबर घट ही जाए। तो ऐसा नहीं होता है। ये 4 चीज देख के आपका किया जाता है। एक बड़ा टेक्निकल प्रोसेस है, कोई ऐसे नहीं कि होगा कि एक शिफ्ट वाइज पे आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन इतना आसानी से समझना है। आज तक एसएससी सीजीएल का नॉर्मलाइजेशन तो कोई समझ ही नहीं पाया कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो सीधी बात यह है, ये 4 चीज रहेंगे। तो अगर हार्ड शिफ्ट में लेवल ऑफ स्टूडेंट यानी कि अच्छे बच्चे हार्ड शिफ्ट में ज्यादा बैठे होंगे तो अब उन्होंने वो अच्छा खासा स्कोर करेंगे। तो जरूरी नहीं होगा कि आपका ये जो सॉफ्ट शिफ्ट वाले हैं उनका नंबर घट जाएगा और आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बच्चे शॉर्ट शिफ्ट में ज्यादा अच्छे बैठे हैं, हार्ड शिफ्ट में बैठे हैं, तभी अप डाउन होता है। तो ये बड़ा यूनिक प्रोसेस है। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो नॉर्मलाइजेशन को समझ पाना इतना आसान काम नहीं है। तो नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अब बात है कि कितने बढ़ सकते हैं, कितने घट सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट वाइज कोई ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर, जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि जिस शिफ्ट में हार्ड है उसके नंबर अमूमन बढ़ते हैं, ठीक है। वो बात अलग है, वो एक जेन्युइन ऑप्शन है। लेकिन ये 4 चीज देखी जाती है आपकी। अब बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। देखिए बहुत आसान और बहुत टफ एसएससी सीजीएल में आया था, तो मेरे ख्याल से 15 या 10 नंबर का अंतर पड़ा था। इससे ज्यादा का अंतर नहीं पड़ा था, 16-17 ये ठीक है। 20 नंबर और 30 नंबर जैसा यार तुम लोग एकदम सोचो कि 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन का अगर अंतर पड़ जाएगा तब तो भैया शिफ्ट 1 अगर आसान है कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो उसमें तो बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाएगा और शिफ्ट 2 के बच्चों की चांदी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा
अगर इतना भी होगा तो 8 से 6 नंबर, यही 4-5 क्वेश्चन का फर्क आएगा। 4 क्वेश्चन का या 5 क्वेश्चन, 10 नंबर मैक्सिमम मान के चलो अगर फर्क हो सकता है 10 नंबर का। कहा नहीं जा सकता एग्जैक्ट कितना हो सकता है, लेकिन 10 नंबर से ज्यादा मुझे नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर यानी 5 क्वेश्चन का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। मुझे तो 2-3 नंबर ही लग रहा है, लेकिन फिर भी चलो किसी की सबकी संतुष्टि के लिए 5 कह देते हैं, लेकिन मुझे लगता है 2-3-4 नंबर से ज्यादा का फर्क नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 1-2 क्वेश्चन या 1-2-3 क्वेश्चन से ज्यादा का फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी 6 नंबर मैक्सिमम। मुझे लगता है 6 नंबर अप डाउन हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते, लेकिन चलो 10 हम मान लेते हैं। लेकिन 20-30 बहुत ज्यादा है यार, एक फैक्ट की बात है, 20-30 बहुत वाकई में ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जो कट ऑफ जा सकती है उनकी कैटेगरी होगी भैया, अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, इनकी कैटेगरी जो है। अब ईडब्ल्यूएस वाले कहेंगे भैया, तो देखिए ईडब्ल्यूएस उस समय इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था, ईडब्ल्यूएस नाम की कोई चिड़िया थी नहीं, तो ईडब्ल्यूएस का फिलहाल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सीट आपकी 1953 है, ये आपको पता है, इतनी सीट है आपकी। ठीक, अब कट ऑफ क्या जा सकता है आंसर की के बाद, देखिए अभी हो सकता है इस नए आंसर की भी जारी किया जाए, क्योंकि क्वेश्चंस काफी गलत है जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया है। तो नए आंसर की जारी होगा तो एक नंबर में भी कुछ क्वेश्चन में भी अंतर आएंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन जो है उससे भी कुछ क्वेश्चन में अंतर आएंगे। लेकिन एक एक्सेप्ट मान लेते हैं, डीवी के लिए फाइनल कट ऑफ आप बता नहीं सकते, फाइनल कट ऑफ अभी नहीं बताई जा सकती, फाइनल कट ऑफ कम आएगी, लेकिन डीबी के लिए जो कट ऑफ होगी वो होगी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 103 से 104 के आसपास आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ होगी। 103 से 104 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ होगी, और ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वो 100 से 102 के बीच ही होगी, 100 से 102 के बीच होगी। ये डीबी की कट ऑफ है। अगर आप इतने क्वेश्चन सही है ना, तो आपके चांसेस अब लग रहे हैं आंसर के आने के बाद होने के चांसेस है। अगर आपका ठीक है 103 से 104 क्वेश्चन सही है अनरिजर्व में और 100 से 102 क्वेश्चन सही है ओबीसी में, तो आपके चांसेस हैं बिल्कुल भैया कि आप बैठ जाएंगे। एससी में आपके 90 से 92 मार्क्स अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल इस कैटेगरी में 90 से 92 जो आपका कट ऑफ है, बिल्कुल एससी में ये कट ऑफ एसटी में ये कट ऑफ 86 से 88 के बीच में रहेगा। 86 से 88 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपके चांसेस बन रहे हैं डीबी के लिए। देखिए डीबी में एक्चुअली में आप देखेंगे ज्यादातर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही कट ऑफ रखा जा रहा है डीबी में, क्योंकि ओबीसी में बच्चे अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो लगभग सेम ही रखा जा रहा है। लेकिन मैं आसपास ही रखा हूं इस ये डीबी के कट ऑफ में, तो इतने होने के चांसेस है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। फीमेल में मैं कहूंगा कि देखिए फीमेल इस समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है सब। ठीक है, तो 96 से 98 के आसपास फीमेल का कट ऑफ होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि फीमेल का कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय कॉन्टिन्यूअस उन्होंने सरप्राइज किया है कट ऑफ में, तो फीमेल का कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 96-98 जिनका है फीमेल का, वो सेफ अपने को समझे। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की अगर बात कर लें, एक्स सर्विसमैन की, तो ये 85 से 87 क्वेश्चन अगर जिनके सही हो जाएंगे एक्स सर्विसमैन में, तो उनके चांसेस है 85 से 87 के बीच में कि वो हो सकते हैं। फ्रीडम फाइटर में ये चीज है कि फ्रीडम फाइटर में अगर आपकी बात करें तो ये लगभग 79 से 81 जिनके क्वेश्चन सही है फ्रीडम फाइटर में, वो हो सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम फाइटर जो होगा एफएफ की कैटेगरी का 79 से 81 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप फ्रीडम फाइटर में हो सकते हैं। ठीक है, और 85 से 87 जो सही आपके एक्स सर्विसमैन के, तो आपके चांसेस हैं ये क्वेश्चन सही है। ये डीबी की कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि अभी फाइनल कट ऑफ इससे भी कम जाएगी, फाइनल कट ऑफ हो सकता है और कम जाए, लेकिन डीबी की कट ऑफ इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन में, और ये मत सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन में आपका 20 से 30 नंबर बढ़ जाएगा। मैं तो जहां तक मानता हूं 6 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, 6 से 8 नंबर, लेकिन फिर भी चलिए मैं 10 मान के चलता हूं, इससे ज्यादा का कोई अंतर नहीं आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।